नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपके सामने आज के दौर में जो समस्याएं चल रही हैं। एक महामारी आई थी कोरोना नाम की, और अभी है, लेकिन उससे भी बड़ी अगर कोई हमारे सामने इस वक्त देश के सामने प्रॉब्लम है तो वो है किसानों की प्रॉब्लम। क्योंकि महामारी की तो वैक्सीन आने के बाद में उसको कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसको कंट्रोल में करने के लिए किसी डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए ज़रूरी है प्रत्येक भारत का हर नागरिक, उसकी जिम्मेदारी भी है और उसकी ज़रूरत भी है ये। क्योंकि जो किसानों की जो मांग है वो कुछ सरकार से मांग नहीं रही है। वो ये कह रही है जैसे हम पहले चल रहे थे हमें वैसे चलने दिया जाए। जो तुम्हारी मानसिकता के हिसाब से हमारे फ़ायदे हैं वो हमें नहीं चाहिए। और फ़ायदे मांगने वाला कोई है नहीं, ज़बरदस्ती थोप रहे हो। उस कोरोना महामारी में ये फ़ायदे कहाँ थे जब मज़दूर लोग पैदल चल के मर रहे थे, भूखे मर रहे थे, पिट रहे थे कोरोना वाले, बेड नहीं मिल रहे थे उनको, सफाइयाँ ठीक से नहीं थी। उस वक्त कहाँ थे ये लोग? उस वक्त लोगों ने डिमांड की, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं दिया किसी को। आज अगर जवान की बात की जाए और किसान की बात की जाए तो जय जवान और जय किसान का जो नारा था वो खतरे में है हमारे। क्योंकि जवान इस देश को सुरक्षित करने वाला है और किसान इस देश को पालने वाला है, जिंदा रखने वाला है। और पहले वो धरती का सीना चीर करके हमारे लिए राशन मुहैया कराता है, दिन रात धूप में तप करके, सर्दियों की ठंड में बाहर खेत में रह करके पहले तो हमें ज़िंदा रखने के साधन वो खाद हमें देता है, जो खाने के लिए हमारे लिए खाद्य है, जो खाना है जिसको हम कहते हैं। उसके बाद फिर वो औलाद पैदा करके समाज की सेवा में फौज के लिए भेजता है उसको। क्योंकि जितने भी जवान हैं ये सभी, तकरीबन सभी, 1-2% पॉसिबिलिटी लेता हूँ कि नहीं है, बाकी सभी किसानों की औलाद हैं ये। इनके पूर्वज, मेरे भी पूर्वज, आपके भी किसान ही रहे होंगे। अगर दादा परदादा को देखें हम, छोटी या बड़ी जैसी भी खेती की हो, लेकिन खेती सभी के पूर्वजों ने की है। इनका देश में इतना बड़ा योगदान है कि देश को जिंदा और सुरक्षित रखने वाले लोग हैं ये। और जवान के बाद अगर हम बात करें कि अगर कोई खिलाड़ी हुआ, कोई स्पोर्ट्समैन हुआ, तो वो किन के बच्चे हुए? क्या वो किसी का मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का बच्चा कोई स्पोर्ट्समैन है क्या? 1-2% पॉसिबिलिटी को छोड़ करके किसी अडानी अंबानी का कोई है, कोई स्पोर्ट्समैन? कोई किसी को डॉक्टर बना के सेवा करवाना चाहता है क्या? ये जो आज देश के ठेकेदार बन रहे हैं, रखवाले बन रहे हैं, मालिक बन रहे हैं, जो कि सर्वेंट हैं वो पब्लिक के, उन्होंने किसी अपने बच्चे को सेवा में दिया क्या कि मेरे बच्चे को डॉक्टरी कराए और मैं ये ऐसी महामारी में उनकी सेवा कराऊंगा जनता की? मेडिकल में नहीं है, कोई शिक्षा में किसी ने अपने बच्चे को टीचर बनाना चाहा क्या? मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, कोई नहीं। ये किसान वो लोग हैं जो अपने बच्चों को बाहर भेजते हैं, वहाँ से शिक्षा लेकर आते हैं और यहाँ सेवा करते हैं। जैसे कि अभी सब देख रहे होंगे, चांदनी चौक में एक सरदार जी हैं जो अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, 5 यूनिवर्सिटी में 2-2 साल वीसी रहा है और वहाँ से रिटायरमेंट लेकर के, संन्यास लेकर के यहाँ सेवा करता है, सभी की फ्री पढ़ाता है, बाबा साहब के नक्शे कदम पे चल रहा है। और कोई स्वच्छता को जो ये नाम देते हैं, स्वच्छ भारत, चश्मे पे लिख देने से स्वच्छ भारत नहीं होता। किसी ने, किसी लीडर ने अपने बच्चे को, किसी को सैनिटरी गार्ड, किसी को एसआई, इंस्पेक्टर बनाना चाहा, कोई सेवा में उतारना चाहा? ये शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, कहीं भी कोई नहीं है।
सब इन्हीं के बच्चे। देश ने आज तक जितनी तरक्की की, जितना नाम किया देश ने विदेशों में, वर्ल्ड में, इन्हीं ने तो किया। कोई हमारे स्पोर्ट्समैन हैं जो उन्होंने किया, कोई हमारे पायलट हैं। पायलट बताइए, कोई बनाना चाहता है तो, एक संजय गांधी हुआ, वो भी पर्सनल पायलट था, जनता की सेवा में नहीं था, क्योंकि वो खतरे का काम है। ये क्यों करेंगे? खतरे के काम तो सब जनता से करवाते हैं, मारने के लिए तो जनता रखी हुई है। सारी चीजें जो भी देश को नाम रोशन करने के लिए काम आती हैं, वो सब किसानों की दी हुई हैं। वो सारे बच्चे इन्हीं के हैं, मैं और आप भी अगर पूर्वजों को देखें तो। लेकिन जरा सी मांग करी अपने आप को जैसे हैं वैसे ही रहने देने के लिए कि ये खालिस्तान मांग रहे हैं। ये भाई साहब, जब कोई एक सरदार जी क्रिकेटर है, कोई शायद, वो मैं नाम नहीं जानता उनका, क्योंकि मैं ज़्यादा इन चीज़ों में पढ़ता नहीं हूँ। वो भज्जी हैं शायद, भज्जी कहते हैं उनको, भजन सिंह या ऐसी कुछ नाम है। वो अपनी शादी का कार्ड देने गया, अपनी दावत में बुलाया, जब नहीं समझा कि खालिस्तान वालों के लिए दावत है, ये उनकी दावत है, मैं ना खाऊं। जब उसने फंड में पैसा दिया, पार्टी फंड में या पीएम फंड में, जब ये दिमाग में नहीं आई किसी के, ये खालिस्तान वालों की मदद है, ना ली जाए। जब सलमान खान ने पैसा दिया, शाहरुख खान ने पैसा दिया, जब किसी को ख्याल नहीं आया कि ये तो पाकिस्तानी नारा लगाने वाले हैं, ये ऐसे लोग हैं, ये इस समाज से, ये उस समाज से, जब किसी को नजर नहीं आया, सब एक्सेप्ट, स्वीकार, क्योंकि वो लोग पार्टी को चला रहे थे। आज अगर कोई सबसे ज्यादा जरूरत है देश में, हालांकि वो डिपार्टमेंट कैप्चर हो चुका है, वो जरूरत है मानव अधिकार की, क्योंकि संविधान को ताक पे रखा हुआ आज के नेताओं ने। मानव अधिकार वाले मैंने देखा है, जहां जुडिशल कस्टडी में हैं, जहां कोर्ट के अधीन हैं, कैदी या हवालाती जेल में, वहां मानव अधिकार वाले विजिट करने जाते हैं। और पता नहीं ब्रह्मा कुमारी और पता नहीं कितने लोग वहां जाते हैं क्लासेस लेने। अरे वो तो कोर्ट के अधीन है, हर 14 दिन कोर्ट में जाते हैं। वो तो जब उनको प्रॉब्लम होगी वो तो कोर्ट में जाके अपनी बात कह देंगे या लिखित में दे देंगे। लेकिन यहां पर जब हमारे मानव अधिकारों का हनन होता है तो वो डिपार्टमेंट कर क्या रहा है? जब संविधान को ताक पे रखा जाता है, वो डिपार्टमेंट क्यों नहीं आगे आता? बहुत सारे जितने भी सपोर्टर रहे हैं इनके, एक वो रामदेव बाबा, वो कहता है स्वदेशी माल। अरे ये क्या विदेशी अनाज उगा रहे थे अपने खेतों में किसान? क्यों नहीं आ रहा इसके बीच में? अब वो बदल गया उसका नारा और सोच दिमाग की सब, क्योंकि एक विशेष व्यक्ति से, एक विशेष पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसका काम चल रहा है, उससे उसे कोई मतलब नहीं है स्वदेशी और विदेशी से। बिजनेसमैन आदमी है वो। हाल ये होने वाला है, अब जमीनों पर कब्जा पूंजीपतियों का, और कब्जा भी इस तरीके से होगा जैसे कभी रिलायंस को फ्री में जियो सिम बांटने के बाद में कंडीशन रख दी कि आपको इनकमिंग का भी रिचार्ज कराना पड़ेगा और 350 रुपये महीने आउटगोइंग के लिए करना। हमारे आटे दाल का यही हाल होने वाला है। हमें 350 रुपये आटा मिलेगा, ज़्यादा भी हो सकता है इनके कब्जे में जब ज़मीन आ जाएगी तो। और फ़ोन पे भी ये हो सकता है कि कुछ ऐसी कंडीशन रख दी जाए कि जिसने एक बारी सिम अलॉट करा ली है उसे कंपलसरी इतने साल या इतने महीने चलानी होगी। अगर वो रिचार्ज नहीं कराएगा तो उसके पैसे बैंक के खाते से कट जाएंगे, क्योंकि आधार से लिंक सिम है, आधार से लिंक बैंक का खाता है। एक जबरदस्ती आपसे पैसा लिया जाएगा। ये सपने दिखा करके लूटने वाले लोग हमारी वजह से सत्ता में हैं। कोई पूंजीपति जिता के दिखाए
सरकार में ला के दिखाए किसी पार्टी को। अरे कितने लोग हैं वो गिनती के। ये मेरे जैसे और आपके जैसे लोग हैं जो उसको लाते हैं। पड़ताड़ना भी हम ही झेलते हैं, पड़ताड़ित भी हम ही होते हैं, और आखिरी मुद्दे पर एक जातिवाद का नाम दे करके हमसे वोट ले लिया जाता है। राम राज्य, हिंदू। अरे राम राज्य, कौन नहीं चाहता कि राम राज्य आए? राम के जैसे बन के तो दिखाओ, ऐसा चरित्र तो अपनाओ आप। राम ने कब अपनी ऐश करी? राम ने कब प्रताड़ित किया जनता को? उसने तो जो प्रजा ने कहा उसको स्वीकार किया, और अपने आप को और अपने परिवार को भी दंडित कर लिया उनका कहना मान करके। राम ने किसी दलित को अत्याचार नहीं करा उसके ऊपर, उसने तो उसका जूता खाया था। और आप झूठन से भी परहेज करते हैं देने से, इतनी नफरत करते हैं। कब जातिवाद हुआ रामराज में? रामराज आएगा, लेकिन इन रावणों के तरीके से नहीं आएगा। वो आएगा संविधान के तरीके से। जब इस देश में संविधान लागू होगा, प्रैक्टिकल होगा, उस दिन इस देश में राम राज्य आएगा। और वो आ सकता है सिर्फ और सिर्फ एक बौद्धिस्ट ज्ञान के लिए, उसके जरिए। बौद्धिस्ट कोई धर्म नहीं है। बौद्धिस्ट का मतलब अपनी बुद्धि का प्रयोग करें, हम विज्ञान पर विश्वास करें, किसी कहानियों में ना पड़ें। दूसरा कोई रास्ता किसी को एक करने का, इस देश को एक करने का अगर कोई रास्ता है तो वो भी अपनाएं। मुझे ये लगता है कि बौद्धमय भारत होने के बाद में हमारा एक होने का सपना, हमारे मानव अधिकार और जितने भी फंडामेंटल राइट, जितने भी कह लो, ये महिला का अधिकार, पुरुष का, बुजुर्ग का, बच्चों का, पढ़ाई का, सफाई का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सारे अधिकार मिल जाएंगे। बस ज़रूरत है इसका इस्तेमाल करने का, हमें बौद्धिज़्म को पढ़ने का, समझने का। मेरा इशारा बिल्कुल किसी का धर्म चेंज करने पर नहीं है, ना ही कोई धर्म है बौद्धिस्ट। आप जो करते हैं वो ही करिए। अपने घर में अगर आप 1 घंटे पूजा करते हैं, 2 घंटे करिए, उससे कोई नुकसान नहीं होगा आपको। लेकिन आज ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में जब बच्चे हमारे पढ़ लिख गए हैं, तो हम उसको भी महत्व दें, विज्ञान को और ज्ञान को। और वो देना अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि वरना हमें लोग अंधविश्वास के नाम पर भटकाते रहेंगे, खुद मौज करते रहेंगे, खुद अपने बच्चों को फॉरेन कंट्री भेजेंगे, हमारे बच्चे खतरों से खेलेंगे, पायलट बनेंगे, एयरफोर्स में जाएंगे, फौज में जाएंगे, इनके बच्चे मौज करेंगे। उसी सेक्टर में अपने बच्चे को वहाँ का चेयरपर्सन या प्रेसिडेंट बना करके तो बैठा देंगे आपके ऊपर, बिना ज्ञान के, बिना शिक्षा के, बिना ट्रेनिंग के, बिना एक्सपीरियंस के। लेकिन उन्हें उस फील्ड में उतारेंगे नहीं। उस फील्ड में सिर्फ किसान ही उतारेगा। तो मेरा ये कहना है और प्रार्थना है कि किसान और जवान एक मत होकर के काम करें। जो जवान की ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी निभाएं। उसको जो ऑर्डर मिलता है, जो जिम्मेदारी है, उसको देखें। आधिकारिक रूप से तो ऑर्डर मिल रहे हैं आपको, लेकिन आपकी जिम्मेदारी भी है कुछ अपने पूर्वजों के लिए, जिसने ये ब्लड तुम्हारे अंदर दिया है, ये जान तुम्हें दी है, ये पैदा करके जो इतना बड़ा करा है, जो फौजी बनने के लायक, जवान बनने के लायक करा है। तो प्लीज़ उनके प्रति आप जिम्मेदारी समझें, अपनी ड्यूटी को भी निभाएं। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी चूक किसानों से हो रही है। किसान तो अपनी इंसानियत का सबूत दे चुके हैं। जो फोर्स उन पर लाठियां बरसा रही है, पानी बरसा रहा है, आंसू गैस बरसा रहा है, उनको वो भोजन करा रहे हैं, लंगर करवा रहे हैं। किसान तो अपने मानवता का प्रमाण दे चुके हैं। देना बाकी है हमारे देश के जो
ठेकेदार बने बैठे हैं, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ये जो बने बैठे हैं, ये मानवता का परिचय दें, वरना मानव जाग चुका है। वो इस सीट से जो मानव का हनन करने वाले को उतार के किसी मानव प्रेमी को बहुत जल्दी बिठाने वाला है। मेरी सोच ये कहती है। मैं देखता हूँ जो मीडिया है, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, आज लोग समझदारी से इसको चला रहे हैं, समझदारी से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। आज डिपेंड नहीं है उन चैनलों पे जो खुद तो मॉडल बन के स्टूडियो में और ज़मीन पर शूट करते हैं। कभी वो भी थे जो डीडी चैनल पे कोट पैंट पहन के बैठा करते थे या साड़ी पहन के बैठती थी हमारी महिलाएं, जो इंडियन हमारा जो कल्चर है। अगर आज आपने वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से आप शूटिंग कर रहे हैं, तो क्या किसान इंग्लिश नहीं बोल सकता, जीन्स नहीं पहन सकता? परहेज हो गया तुम्हें, दिक्कत आ गई है तुम्हें, उन्हीं का खाया है तुमने भी, तुम्हारे पूर्वजों ने भी। आज ये नहीं होते तो तुम नहीं होते। सभी का बराबर का अधिकार है और वो रहेगा और लेकर रहेंगे, मैं तो ये कहूँगा। और पूरा भारत के किसानों के साथ है, इनके साथ है तो आने वाले समय में जिंदा है, वरना जिंदगी की भीख मांगेंगे तो जिंदगी नहीं मिलेगी। क्योंकि जिंदगी भीख से नहीं, भोजन से मिलती है, और आप अन्नदाता को लाठियों से मार रहे हो। बुजुर्ग सफ़ेद दाढ़ी वाले, आप कुछ नहीं देख रहे, आपको एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, कुर्सी। और उन्हें कुर्सी चाहिए ही नहीं, वो तो जैसे हैं वैसा ही चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को वैसे ही चाहते हैं। दोस्तों, मेरे मुंह से कोई निकला शब्द कोई अपशब्द में हो, किसी को बुरा लगा हो, किसी जाति के माध्यम से, किसी उम्र के माध्यम से, किसी ड्रेसअप के माध्यम से, तो उससे माफ़ी चाहता हूँ। और जिसको अच्छा लगा हो, धन्यवाद। इस पर गौर करें जिनको अच्छा लगा है, और हो सके तो आगे भी किसी को मैसेज दें। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।